जय हिंद। हम लोग नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी देख रहे थे और आज ज्योग्राफी का नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का आज लास्ट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया हुआ है जिसमें शहर के वातावरण और शहर के लोग कैसे रहते हैं उसी सब चीज़ के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी क्षेत्र के बारे में दिया गया हुआ है कि कितने महासागर है, कितना की जनसंख्या क्या है नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है। इसको आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैप पे उसी तरह के बारे में बताया गया हुआ है। सड़क पर काम करना वगैरह इस सब के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सड़क पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्ज़ी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फुलवारी बैठी थी। वह सुंदर रंगीन वह तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। ठीक है, आगे देखते हैं। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चे को ठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन में बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाले चित्र में मैं देखा कि शहर का के कुछ चित्र जो दिखाया गया था उसी के बारे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें डिब्बे वालों के पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ एक ये जो है स्कूल ढोने वाला, मतलब स्कूल बच्चों को ले जाने वाला रिक्शा के बारे में है। बच्चू माझी एक रिक्शा वाला के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा ख़रीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। ठीक है, रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे
सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाती है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ये इस रिक्शे वाले की कहानी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है पॉइंट करके जो दिया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्से पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। जैसे कि रोड पे देखते हैं कि साइड में कुछ जो उतना चीज़ जो ज़्यादा पैसा जिसके पास नहीं होता वो कुछ बिछा करके उस पर सामान धर के बेचते हैं। उसी तरह के बातें के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। ठीक है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह है जहाँ ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ़ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया। देखिए यहाँ पे एक फिगर में इसी तरह के कुछ बताया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाया गया कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात में लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय की जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। ठीक है, अब बाज़ार के बारे में है कि बाज़ार में जब हम बाज़ार पहुँची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था, यानी अपॉइंटमेंट ले रखा था वहाँ पे दिखाने के लिए। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी
बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर तक एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े ख़रीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ठीक है, बड़ी दुकान में। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को यहाँ देखिए कुछ फिगर जो दिखाया गया हुआ है। ठीक है, रेडीमेड सामान का है। त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। ठीक है, वो लड़की जो जिस शोरूम में गए कपड़ा लेने के लिए, उस शोरूम वाले का ये कहना है। ठीक है, उसके बाद वंदना बोलती है, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इन शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हमें विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान का व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोग को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ठीक है, ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रही थी। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बारों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेत को लेकर मोल तोल
कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहते हैं वहाँ मज़दूरी करते हैं। ऐसा हम लोग आज भी अपने समाज में देखते हैं। ठीक है। कुछ बोझ ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ये ऐसा लगा रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कमरे तैयार हो रहे थे वह कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। ठीक है। यहाँ कुछ मज़दूर जो बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए, और कुछ ठीक है आगे देखते हैं। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुशी हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। ठीक है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने से 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देकर तक काम करने का मिलता है। अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। ठीक है। जून तक काम ख़त्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला के तहत ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उसने बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाली करोगों की यानी पावरफुल फैक्ट्री में मज़दूर दिन और रात की पालियों में बाहर घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। ठीक है। अब दफ्तर में के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उसे भी देख लेते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसे जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की
पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग में विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है। परिकंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। ठीक है। यहाँ पर एक फिगर में कुछ काम करते हुए कि लोगों के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोज़गार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। अर्थात ये जो नियमित या जो गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हैं उस तरह के सुविधा के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है। आखिर दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी के कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते हैं भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग का 9th क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। हम लोग अब 10th क्लास के ज्योग्राफी शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।